नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम 2 चरण का मतदान हो चुका है और सिर्फ 2 चरण के मतदान में ही भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब की बार 400 पार के नारे की हवा निकल चुकी है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में 80 में 80 का दावा करने वाले लोग पता नहीं कहां चले गए हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में जिन 10 सीटों पर मतदान होना है उनके सर्वे के बारे में कि वहां पर कौन जीतेगा, कौन हारेगा। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान होना है, तो आइए चलिए हम देखते हैं कि इस बार कौन सा दल कितने पानी में है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किन किन सीटों पर मतदान होना है। तो ये सीटें हैं बरेली, फतेहपुर सीकरी, बदायूं, फिरोजाबाद, संभल, हाथरस, आगरा, एटा, आंवला और मैनपुरी। तो हम एक एक करके इन सभी सीटों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि संभल लोकसभा सीट पर कौन जीतने जा रहा है। संभल लोकसभा सीट के बारे में सबसे पहले प्रत्याशी से भी पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि यहाँ पर 48% मुस्लिम मतदाता हैं। इसके अलावा 10% यादव मतदाता हैं। अब आप देखिए कि प्रत्याशी किसे किसे उतारा गया है। समाजवादी पार्टी ने जियाउर रहमान बर्क को उतारा है, जो कि काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से परमेश्वर लाल सैनी को उतारा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मुस्लिम 48% हैं, वहीं यादव 10% हैं। तो स्पष्ट बात है कि यही दोनों समूह, यही दोनों समुदाय ही निश्चित करेंगे कि यहाँ पर कौन चुनाव जीतेगा। और ऐसे में मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी बहुत ही आसानी के साथ जीतने जा रही है। अगली सीट है आगरा। आगरा में जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस की तरफ से सीट मिली है रामनाथ सिकरवार को। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने रामनिवास शर्मा को यहाँ पर मैदान में उतारा है। इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पर क्षत्रिय मतदाता 3.5 लाख हैं, वहीं ब्राह्मण मतदाता भी 3 लाख हैं। तो दोनों ही पार्टी यहाँ पर अपनी अपनी ताकत लगा रही है। मुख्य रूप से जो जातिगत समीकरण है उसके हिसाब से, भले ही भाजपा दावा करती है कि वो जाति में विश्वास नहीं करती, लेकिन प्रत्याशी को मैदान में उतारने में भाजपा हमेशा ही जातीय समीकरणों का ध्यान रखती है। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि रामनिवास शर्मा भारी पड़ सकते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि परंपरागत रूप से भी यहाँ पर भाजपा मजबूत रही है और ब्राह्मणों की अच्छी संख्या, अगर क्षत्रियों ने, खासतौर से यहाँ पर जो एक खबर चल रही है कि क्षत्रिय समाज भाजपा से नाराज है, इसे वोट नहीं देगा, तो इस तरीके की अगर बात हो गई तब तो कुछ अंतर पड़ सकता है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत जाएगी। तो अभी तक हमने जिन 10 सीटों पर मतदान होना है उसमें से 2 पर बात कर ली है। एक पर इंडिया गठबंधन आगे है, समाजवादी पार्टी आगे है, और दूसरे पर भारतीय जनता पार्टी। अगली सीट है एटा। एटा से देवेश शाक्य मैदान में उतर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर राजवीर सिंह को मैदान में उतारा है, जो कि कल्याण सिंह के बेटे हैं। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और ये तीसरी बार यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जीत की हैट्रिक मारने का प्रयास होगा। अगर एटा लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर लोधी और यादव बहुल्य क्षेत्र है। इसके अलावा जो निर्णायक भूमिका है वो शाक्य मतदाता की है। एटा में परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी मजबूत रही है। ये पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की कर्मस्थली है, लेकिन इसके बावजूद जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर शाक्य मतदाता निर्णायक जो है मत के उसमें है। इसके अलावा यहाँ पर जो वर्तमान सांसद हैं राजवीर सिंह, इनके प्रति ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी तो केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार के खिलाफ भी है, लेकिन अभी तक के सर्वे यही बता रहे हैं कि जनता सबसे ज़्यादा नाराज भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसदों और विधायकों से है। ऐसी स्थिति में तीसरी बार चुनाव लड़ने वाले राजवीर सिंह के लिए ये चुनाव जीतना आसान नहीं होगा, और ऐसा मेरा मानना है। हालांकि ये ज़्यादातर विशेषज्ञों की राय से उलट है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि एटा में समाजवादी पार्टी के देवेश शाक्य चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी तक 2-1 का मुकाबला है।
समाजवादी पार्टी के पक्ष में। इसके बाद हम बात करेंगे हाथरस की। हाथरस से भाजपा ने अनूप वाल्मीकि को मैदान में उतारा है। भाजपा ने यहाँ से राजवीर सिंह का टिकट काट दिया है, जो कि सांसद थे वर्तमान। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने यहाँ से जसवीर वाल्मीकि को उतारा है और बसपा ने हेम बाबू धनगर को उतारा है। हाथरस की जो सीट है ये मुस्लिम जाट बाहुल्य वाली सीट मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कोरी समाज का भी काफ़ी प्रभाव है। लेकिन जिस तरह से अगर आप पिछले चुनाव को भी देखें और यहाँ के जातिगत समीकरणों को भी देखें तो हाथरस परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट है और मंदिर आंदोलन के बाद से यहाँ पर लगातार भाजपा भारी पड़ती रही है। तो ऐसे में मेरा मानना है कि हाथरस में भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी और इसी तरह अभी यहाँ पर मुकाबला 2-2 का बराबरी का हो गया है 10 लोकसभा सीटों में से। जिन 4 सीटों के बारे में हमने बात की है, 2 पर भाजपा और 2 पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन आगे है। इसके बाद हम बात करेंगे आंवला की। आंवला में भाजपा ने धर्मेंद्र कश्यप को मैदान में उतारा है, जो कि वर्तमान सांसद हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने नीरज मौर्य को उतारा है। इसके अलावा बसपा ने सत्यवीर को यहां पर मैदान से उतारा है। आंवला सीट पर वर्तमान सांसद हैं धर्मेंद्र कश्यप। ये पिछला लोकसभा चुनाव जीत गए थे। लेकिन अगर आप इस सीट के जातिगत समीकरणों को देखें तो यहाँ पर 5.5 लाख के करीब मुस्लिम हैं। इसके अलावा मौर्य और कश्यप भी 2.5 लाख हैं दोनों ही, और यादव भी 2 लाख हैं। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि कौन जीतेगा, इसमें मुस्लिम और यादव समाज का महत्वपूर्ण रोल है। ये दोनों जिसके समर्थन में चले जाएंगे वो जीत जाएगा। और ऐसे में मेरा मानना है कि आंवला में समाजवादी पार्टी के नीरज मौर्य चुनाव जीतने जा रहे हैं। असल में इसके पहले आप देखें तो पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ज़्यादातर सीट या तो यादव या फिर मुस्लिम कैंडिडेट को दी हुई थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा है और गैर यादव पिछड़ों को बड़ी संख्या में वोट में टिकट दिया है और दलितों को भी टिकट दिया है, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में होना निश्चित है। और इसी के तहत नीरज मौर्य चुनाव जीतने जा रहे हैं। और ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जो पीडीए की संकल्पना है उसकी सफलता आप यहाँ पर और भी ऐसी बहुत सी सीटों पर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मैनपुरी की। अब मैनपुरी के बारे में बात ही क्या करनी है। मैनपुरी से सपा ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। इसके अलावा बसपा से शिव प्रसाद यादव और भाजपा से जयवीर सिंह हैं। भाजपा ने यहाँ पर जोर लगाते हुए मैनपुरी के जो सदर के विधायक हैं जयवीर सिंह, ये पर्यटन मंत्री भी हैं, इन्हें यहाँ पर मैदान में उतारा है इस उम्मीद में कि ये मैनपुरी में डिंपल यादव को कड़ी टक्कर देंगे। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है, बल्कि ऐसा मेरा मानना है कि भाजपा अपने सबसे बड़े से बड़े नेता को भी यहाँ से उतार दे, तब भी मैनपुरी में डिंपल यादव, जो कि पत्नी है अखिलेश यादव की, आसानी से चुनाव जीत जाएंगी। तो इसके बारे में हम बहुत जातिगत समीकरण और इधर उधर की बात करने नहीं जा रहे हैं। ये सीट आसानी से डिंपल यादव जीत रही हैं। इसके बाद अगली सीट है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव मैदान में हैं। वहीं भाजपा ने विश्वदीप सिंह को मैदान में उतारा है और बसपा ने सत्येंद्र जैन सौली को मैदान में उतारा है। अगर आप 2019 के चुनाव की बात करें तो तब भी यहाँ पर अक्षय यादव चुनाव लड़े थे। लेकिन समस्या ये थी, उनकी हार की वजह ये थी कि उनके चाचा शिवपाल यादव, जो कि उस समय समाजवादी पार्टी से अलग हो गए थे, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना दी थी और उनका सिर्फ एक मकसद था यहाँ पर अक्षय यादव को चुनाव में हराना। इसलिए वो खुद इस सीट से चुनाव लड़े थे और अक्षय यादव और शिवपाल दोनों ही लोगों की हार हो गई थी और भाजपा के अपेक्षाकृत कमज़ोर प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीत गए थे। तो यहाँ पर भी आसानी से अक्षय यादव चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसके बाद है बदायूं लोकसभा सीट, जहाँ से समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को मैदान में उतारा है। इसके अलावा बसपा ने यहाँ मुस्लिम खान को उतारा है, एक मुस्लिम कैंडिडेट जो अगर मुस्लिम वोटों को काटने में सफल रहा तो भाजपा को फायदा थोड़ा मिल सकता है। लेकिन भाजपा के दुर्विजय सिंह शाह के यहाँ पर आदित्य यादव के लिए ज़्यादा बड़ी समस्या खड़ी कर नहीं पाएंगे। हालांकि इस सीट पर सपा ने कई बार प्रत्याशी बदला है, जिसके लिए लोग कह रहे हैं कि अब जो है सपा हार रही है, डर रही है, घबरा गई है।
लेकिन ऐसा है नहीं, धर्मेंद्र यादव भी जीत जाते, शिवपाल यादव और ज़्यादा अच्छी तरह से जीतते और उनसे भी ज़्यादा मतों से यहाँ पर आदित्य यादव चुनाव जीतेंगे। ऐसा आप लोग 4 जून को देखेंगे। अगली सीट है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार चाहर को टिकट दिया है, जो कि वर्तमान सांसद हैं, इसलिए इन्हें एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन राजकुमार चाहर इसलिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये पिछले चुनाव में 4,80,000 से भी अधिक मतों से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। वहीं इंडिया गठबंधन ने रामनाथ सिकरवार को मैदान में उतारा है, जो कि एक पूर्व रिटायर्ड फौजी हैं। ये बहुत सालों से अपने घर नहीं गए हैं, ये यहाँ के मंदिरों में ही रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इनके जैसे व्यक्ति को जरूर चुनकर संसद में पहुँचना चाहिए। लेकिन यही बात है कि अब यहाँ पर, या कहें कि देश का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार चाहर, जो कि एक लोकप्रिय नेता हैं, इसे मतलब इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर उनके जीतने की प्रबल संभावना है और मेरा ऐसा मानना है कि भाजपा यहाँ से जीत जाएगी। आखिरी सीट जो है तीसरे चरण की, वो है बरेली, जिसमें सपा ने प्रवीण सिंह ऐरन और भाजपा ने छत्रपाल सिंह गंगवार को मैदान में उतारा है। ये लोकसभा सीट ही अगर हम कह सकते हैं कि जो तीसरा चरण है, इसमें सबसे कांटे की लड़ाई इसी सीट पर होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी भारी पड़ती दिखाई दे रही है। इसके पीछे यहाँ पर मुस्लिमों की लगभग 35% की आबादी है, जो कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट कर सकती है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, आप इस मेरे आकलन से कितने सहमत हैं या असहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।